अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। लास्ट वीडियो में हम लोग 4 थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में स्टडी कर लिए थे। अब इसके बाद हम उसमें और आगे बढ़ेंगे। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे उन बचे हुए थर्मोडायनेमिक्स टर्म को, कुछ 2-4 बचे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बातें। कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट आता है या कोई और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अब तक 4 हो चुका था, तो हमारा 5वां जो थर्मोडायनेमिक टर्म है वो है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। अमाउंट ऑफ मैटर की बात करें तो यानी कि कितना अमाउंट लिया गया, कितना किलो लिया गया, कितना, वैसे केमिस्ट्री है तो हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, टर्म मोल्स इस्तेमाल करते हैं। तो कितना मोल्स लिया गया या उस चीज़ पर अगर डिपेंड करेगी कोई प्रॉपर्टी तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, ये डिपेंड करती है किस पे, क्वांटिटी पे या अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ मैटर पे। और अगर नहीं डिपेंड करेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव बोलेंगे। अगर डज नॉट डिपेंड ऑन तो हम इसको बोलेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लें कुछ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का कुछ एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया मास। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वॉल्यूम हो गया, ये भी हमारा किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हीट कैपेसिटी एक टर्म है जो हम लोग आगे भी इसी चैप्टर में स्टडी करेंगे, वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी हो गया। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के साथ साथ हमारा एंट्रोपी हो गया या फिर फ्री एनर्जी हो गया। ये सारे जितने भी ये सब थर्मोडायनेमिक्स टर्म हैं जो हम लोग चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे, तो ये सारे क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है ना, मतलब ये किस पर डिपेंड करेंगे, अमाउंट ऑफ मैटर डिपेंड करेंगे। यानी सिस्टम में हमने कितना अमाउंट लिया है, 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, 5 मोल लिया है, 10 मोल लिया है, जो भी लिया हुआ है उस पर ये डिपेंड करता है। अब अगर हम देखें कि कोई प्रॉपर्टी जो है इस पर अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं कर रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे फॉर एग्जांपल हो गया हमारे पास टेम्परेचर। अब 1 किलो सामान हो या 1 मोल सामान हो, टेम्परेचर सबका एक ही होगा ना। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो पूरे सबस्टेंस का चेंज होगा। ऐसा नहीं कि अगर 10 किलो होगा तो अलग टेम्परेचर चेंज आएगा, 5 किलो होगा तो अलग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ हमारा क्या आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। प्रेशर भी क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ जाएं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती। साथ ही साथ हमारा डेंसिटी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरफेस टेंशन हो गया। ठीक, इसके अलावा अगर हम कहें तो स्पेसिफिक हीट है या फिर फ्रीजिंग पॉइंट हो गई या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गई, ये सारी चीज़ें, या फिर मोलैरिटी, इवन मोलैरिटी जो है ये भी क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, यानी कि ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ सकता है कि जैसे हमने डेंसिटी की बात की, ठीक है बेटा, तो डेंसिटी जो होता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो होता है ये क्या है, हमारा एक्सटेंसिव है। ठीक है ना, और वॉल्यूम क्या है, ये भी एक्सटेंसिव है। लेकिन इन दोनों का रेशियो क्या हो रहा है, यानी इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या मिल रहा है हमको, इंटेंसिव मिलता है। ठीक है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेशियो करते हैं तो हमको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, तो उसी में आ जाएगा हमारा मोलैरिटी भी, क्योंकि अगर हम लोग मोलैरिटी को पढ़ रखे हैं ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में, मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा हमारा बाय अमाउंट ऑफ मैटर है, तो ये भी एक्सटेंसिव हो गया। इसी तरह से वॉल्यूम भी हमारा क्या है, एक्सटेंसिव है, मगर इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटेंसिव हो जाता है। ठीक, तो ये बात है कि अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का हम रेशियो निकालते हैं इन जनरल तो हमको क्या मिल जाता है, इंटेंसिव मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये थी हमारी एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो 6वां हमारा थर्मोडायनेमिक टर्म है वो आ जाता है हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक में जितनी भी प्रोसेस होती हैं उनके बारे में। तो इसमें कई सारी प्रोसेसेस होती हैं, तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमको क्या मिलता है, आइसोथर्मल प्रोसेस मिलती है। व्हाट इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो माने सेम होता है, थर्मल माने टेम्परेचर, यानी वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो। ठीक है ना, वो प्रोसेस जो किस पर हो,
कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर होने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर जो होगा ज़ीरो होगा, यानी जो फाइनल और इनिशियल स्टेट होगी या जो भी प्रोसेस चल रही होगी उसमें हमेशा टेम्परेचर सेम हो। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी प्रोसेस होती है इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक, नाम से ही आप देखें तो आइसो माने सेम, बारिक माने प्रेशर की बात हो रही होगी। तो यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रही होगी वहाँ पर जो होगा प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है ना, प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब चेंज इन प्रेशर विल ऑलवेज बी ज़ीरो। ठीक है, यही बताता है कि यहाँ पे कांस्टेंट होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो इसी तरह से एक और होता है आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोचोरिक प्रोसेस, जो भी पढ़ना है। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस जो होती है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर कोई प्रोसेस हो रही होगी तो वी विल रिफर इट टू एज आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस, यानी चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर क्या मिलेगा, हमको ज़ीरो मिलेगा। ठीक, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है ना, एक कांस्टेंट प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसके साथ ही हमारा जो चौथी प्रोसेस होती है जिसको हम लोग कहते हैं एडायाबेटिक प्रोसेस। एडायाबेटिक प्रोसेस, ये थोड़ा नया वर्ड है। एडायाबेटिक प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट का एक्सचेंज सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए हमारा सिस्टम है जिसमें हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने पहले बताया था ना, ये मान लीजिए सिस्टम है हमारा, आउटर इसका जो चारों तरफ एरिया मान लेते हैं हम लोग, क्या है, सराउंडिंग। ठीक है, ये सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, हीट का एक्सचेंज ना हो, ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडायाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें एक्सचेंज, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये हो सकता हो क्लोज सिस्टम में होती हो, नहीं आई एम सॉरी, ये हो सकता हो आइसोलेटेड सिस्टम में होती हो, क्योंकि तभी तो हीट नहीं जाती। ओपन सिस्टम में तो दोनों जाता है, क्लोज सिस्टम में मैटर नहीं जाता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जो हीट कभी एक्सचेंज नहीं होगा तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एडायाबेटिक प्रोसेस। ये चार इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। क्विक रिवीजन देखते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होने वाली प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे होने वाली प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाली प्रोसेस, और एडायाबेटिक प्रोसेस यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब इसके बाद थर्मोडायनेमिक टर्म्स में हम लोग आगे चलते रहेंगे और भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है ना, इसी में एक थोड़ा सा और इंक्लूड कर देते हैं एक चीज़ जो कि इन जनरल अलग से आती है, वैसे रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, नाम से ही आप पता चल रहा है कि जो प्रोसेस रिवर्स होके वापस चली जाए उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल, और जो ना जा पाए उसको बोलेंगे इरिवर्सिबल। ठीक है, वैसे जो होता है क्या, हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस जो होती है ये इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने में। ठीक है ना, इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। क्यों ऐसा कहा जाता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है। ठीक है, रिवर्स होने का मतलब फिर वापस बी से ए बना, फिर ए से बी बना, फिर बी से ए बना, मतलब ये प्रोसेस चलती रहेगी और इनफाइनाइट टाइम पे कंप्लीट होगी। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक फ़िक्स टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, फ़िक्स टाइम पे या एट वंस कंप्लीट हो जाएगी, झटके से या उसी टाइम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये भी प्रोसेस बीच में आती हैं कहीं कहीं, तो हम जहाँ पर ये मेंशन होगा तो उसको बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो जैसा हमने पहले बताया था कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इंटरनल एनर्जी के बारे में कम्प्लीटली। ठीक है, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें। सो थैंक यू, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।